लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैनेजमेंट क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं और ये सब चीज़ें हमने देखी थी। आज हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर हेनरी फेयोल का क्या कंट्रीब्यूशन है। इसके अंदर हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं अपना कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए मैनेजमेंट में। उसमें से फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब है कि जो काम है उसको सारे सबऑर्डिनेट्स के अंदर डिवाइड कर देना, कि जो मतलब जो जिसमें स्पेशल है उसको वो काम दे देना। तो वर्क को डिवाइड कर देना जिससे किसी एक पर्सन के ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े। सेकंड है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। कि जो भी हमें काम मिला है, जो भी हमें पावर मिली है, उस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टाइम पे कंप्लीट करना, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ऑथोरिटी आएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। अगर तुम्हें ज़्यादा किसी भी सुपीरियर को किसी भी सबऑर्डिनेट को अगर थोड़ी पावर मिलती है, कुछ भी पावर मिलती है डिसीजन लेने की, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी कि उसको बेस्ट डिसीजन लेना है, बेस्ट काम करना है, टाइम पे काम करना है। थर्ड पॉइंट आ जाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, जो भी रूल्स ऑर्गेनाइजेशन में बनाए गए हैं। सुपीरियर जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी कंपनी में रूल है कि टाइम पे आना है, 9:30 तक आ जाना है, तो एम्प्लॉय जो है उस 9:30 पर ही आए। ये नहीं कि वो कभी भी आ रहे हैं। कोई डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में। डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक बॉस सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। जो बॉस है, यूनिटी का मतलब होता है वन, कि वन बॉस। इसके अंदर वन बॉस, अगर एक बॉस देगा ऑर्डर तो हम इजीली उसका ऑर्डर मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे। पर अगर बहुत सारे बॉस, अगर ये वाला भी इसको ऑर्डर दे रहा है, फिर इसको दे रहा है, फिर इसको, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, देख रहे हो पूरी खिचड़ी सी बन गई है। कि अगर फिर उसमें सबऑर्डिनेट्स को समझ में नहीं आएगा कि किसका ऑर्डर पहले हम माने, किसका ऑर्डर फॉलो करें, किसको पहले रिपोर्ट करें, किसको बाद में रिपोर्ट करें, कुछ पता नहीं चलेगा। पर अगर सिर्फ एक बॉस होगा तो हम इजीली अपना काम कंप्लीट करेंगे और उस पर्टिकुलर बॉस को जाकर रिपोर्ट करेंगे। पर अगर मल्टीपल बॉस होंगे, कमांड देने वाले बहुत सारे होंगे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगी। अगला है यूनिट ऑफ डायरेक्शन। वही सेम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि वन डायरेक्शन में काम हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10 एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करा है पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए, तो वो सिर्फ प्रोडक्शन पे ही ध्यान दे, इधर उधर की चीज़ों पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दे, सिर्फ प्रोडक्शन पे, सिर्फ एक डायरेक्शन में काम हो। एक डायरेक्शन में काम होगा तो सबऑर्डिनेट्स ज़्यादा फोकस के साथ अच्छे से काम करेंगे। अगर उनको हम मल्टी वर्क दे देंगे तो फिर सोचेंगे अब ये कंप्लीट करें, ये वो करें या ये करें। तो एक डायरेक्शन में सिर्फ उनको एक काम दी जाए और एक डायरेक्शन में सब लोग काम करें। अगला है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें है कि हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को नंबर 1 पे रखना है। हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है कंपेयर टू इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। अगला है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। वेजेस और सैलरीज दी जाएं, वेजेस जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सके। अब यहाँ पे फेयर वेजेस सैलरी से ये मतलब नहीं है कि हाँ अब जितनी हम पियोन को सैलरी दे रहे हैं उतना हम सुपरवाइज़र को दें। नहीं, हम उनके काम के अकॉर्डिंग ही देंगे, बट ये इतना फेयर देंगे, कोई उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। फेयर वेजेस दें जितना वो सेटिस्फाइड हो सके। अगला है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड्स। इसका सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो सारे डिसीजंस हैं वो सिर्फ कौन ले रहा है, सिर्फ टॉप लेवल ले रहा है बस। यहाँ पे कोई सबऑर्डिनेट्स को कोई बोलने का मौका नहीं दिया जाता, उनको डिसीजंस लेने के मौके नहीं दिए जाते, उनको किसी भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी में। यहाँ पे सारे डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल ही लेता है।
डिसेंट्रलाइजेशन में जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो तो टॉप लेवल लेगा, पर उस डिसीजन को जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो मिडल लेवल और लोअर लेवल के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे मिडल लेवल को भी पावर मिली, लोअर लेवल को भी मिली, उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, उनको अथॉरिटी डेलीगेट करी जाएगी। ये टॉपिक भी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें ये सब चीज़ें होंगी कि उनको बोलने का मौका दिया जाएगा, उनको अपने व्यूज़ रखने के मौके दिए जाएंगे, उनको डिसीज़न लेने के मौके दिए जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में हमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ए के पास है तो वो इन्फॉर्मेशन उसे बॉस डी के पास पहुंचाना है, तो पहले वो बी को देगा इन्फॉर्मेशन, बी सी को बताएगा और सी जाके डी को बताएगा वो इन्फॉर्मेशन जो भी है, तो वो बॉस तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। तो यहाँ पे एक चेन फॉलो हो रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्केलर चेन कहते हैं। पर अगर कोई इमरजेंसी है, ए हमारा सबऑर्डिनेट है, एफ हमारा बॉस है, ए को डायरेक्ट अगर कोई इमरजेंसी है तो ए डायरेक्ट जाकर एफ को इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इसको हम गैंग प्लैंक कहते हैं। और अगर एग्ज़ाम में ये डायग्राम बना के आओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि डायग्राम से ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में क्या कहा गया है कि जो हर एक चीज़ की जो प्लेस है वो फिक्स रहनी चाहिए। अगर कोई बॉस का ऑफिस है तो वो फिक्स होना चाहिए कि हाँ, अगर हम सेकंड वाले फ्लोर पे जाएंगे तो इस रूम नंबर में बॉस का ऑफिस है। अगर ये जगह फिक्स नहीं होगी तो हमें कोई काम पड़ेगा तो हम अपने सुपीरियर को ढूंढते रहेंगे इधर उधर, अगर कोई जगह ही फिक्स नहीं रहेगी। तो हर एक चीज़ की एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। जैसा अगर हम एक सुपरवाइज़र, एक मैनेजर, एक जीएम की बात सुन रहे हैं तो हम एक पियोन की बात भी सुने, एक नॉर्मल वर्कर, एक एम्प्लॉय की बात भी सुने। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको इक्वल सैलरी, इक्वल वेजेस दे दें, नहीं, बट हम उनको इक्वल ट्रीट करें। जितनी रेस्पेक्ट हम उनकी करते हैं उतनी रेस्पेक्ट हम उन पियोन्स, उन वर्कर्स की भी करें। तो यहाँ पे ये है कि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सबको जस्टिस मिलनी चाहिए, सबकी बात सुनी जानी चाहिए। अगला स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसमें है कि जॉब सिक्योरिटी। अगर एम्प्लॉयज़ को फील होगा जॉब सिक्योरिटी की तो वो कभी भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएंगे। उनको फील होना चाहिए, उनको सेफ फील होना चाहिए, उनको जॉब सिक्योरिटी फील होनी चाहिए कि सिक्योरिटी फील होगी तो वो मैक्सिमम अपना कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में दिखा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ला पाएंगे अगर उन्हें जॉब सिक्योरिटी फील होगी तो। अगला है इनिशिएटिव। हम एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दें या उनको इतना ज़्यादा फ्री कर दें कि वो कुछ भी चीज़ों में आगे आके पार्टिसिपेट करें, अपने व्यूज़ दें, अपने डिसीजंस हमें बताएं, इनिशिएटिव ले, पार्टिसिपेट करें एक्टिविटीज़ में खुद आगे आके। उन्हें फोर्स ना करना पड़े कि हाँ पार्टिसिपेट करो, खुद ही वो आएँ, इनिशिएटिव लें, डिसीजंस हमें अपने व्यूज़ रखें। कभी कभी उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, काम आ सकते हैं हमारे। स्प्लिट द क्रॉप। स्प्लिट द कॉर्प पे ये होता है कि इसमें हम टीम स्पिरिट की बात करते हैं। हमें भी पता है कि एक इंडिविजुअल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता है। अगर टीम वर्क हो रहा है तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रन कर सकता है। कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए सबके बीच में, टीम में वर्क होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं स्प्लिट द कॉर्प। प्रिंसिपल्स। अब हम F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स देखेंगे और उनकी कुछ टेक्निक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम उनके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि F.W. टेलर के क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब है कि जो जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चलती हुई आ रही हैं हम उनको ना फॉलो करते हुए नई चीज़ें सीखें, प्रैक्टिकली काम को करें, प्रैक्टिकली प्लानिंग करें। पहले क्या था, पहले कीपैड वाले फ़ोन्स चलते थे, पर अगर अब मैं उसका प्रोडक्शन करूँगी तो कोई नहीं ख़रीदेगा। तो जनरेशन वाली चीज़ें ना करें, जो टाइम के साथ चलती हुई आ रही हैं उन चीज़ों पे फोकस ना करके कुछ न्यू लाएं, टाइम के साथ चेंज हों। सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब होता है कि वर्क विद पीस। जो सबऑर्डिनेट और सुपीरियर हैं दोनों पीस के साथ शांति से काम करें, एक दूसरे को कॉर्पोरेट करें, एक दूसरे को समझें।
अगला है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का थोड़ा एक्सटेंशन फॉर्म है, उसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे तो हमें ये मिलेगा। इसमें क्या बताया गया कि जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट हैं दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर, कॉर्पोरेट विद ईच अदर, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को कॉर्पोरेट करें, किसी इंडिविजुअल पे फोकस ना हो, यहाँ पे टीम वर्क हो, कोऑर्डिनेशन हो, एक दूसरे को चीज़ें समझ के डिसीजंस लिए जाएं। अगला है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेड एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब जब हम वर्कर्स सेलेक्ट करते हैं तो हम वर्कर्स बहुत ही ज़्यादा केयरफुली सेलेक्ट करें। हम एक बिल्कुल ही ऐसा वर्कर सेलेक्ट करें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट बन सके फ्यूचर में। अच्छे से हमें वर्कर्स को सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में जाके काम तो उन्हें ही करना है। हम सिर्फ प्लान बना सकते हैं, प्लान ऑर्गेनाइजेशन से प्लान बनाएगा, उस प्लान को एग्जीक्यूट तो वर्कर्स को ही करना है। तो हम वर्कर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चूज़ करें और उसके बाद उनको हम आगे भी जब हमने सिलेक्शन कर लिया वर्कर्स की, उसके बाद भी हम उनको ट्रेनिंग दें, नई नई चीज़ें उनको हम सिखाते रहें। अगर उनका डेवलपमेंट होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। टेलर की अब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या टेक्निक्स दिए थे। पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में F.W. टेलर ने ये सजेस्ट करा कि जो फैक्ट्री है उसको हम डिवाइड कर दें 2 डिपार्टमेंट्स में। पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर हम किसी एक पर्सन को कह देंगे तुम ही प्लान करो, तुम ही प्रोडक्शन पे भी ध्यान दो, तो वर्क होगा तो पर उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं हो पाएगा। तो हमने डिपार्टमेंट बना दिया कि एक डिपार्टमेंट सिर्फ प्लानिंग करेगा, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और एक डिपार्टमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने, उसको एग्जीक्यूट करने पे ध्यान देगा, मतलब प्रोडक्शन पे ध्यान देगा। सेकेंड पॉइंट हमने देखा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड सेट करना, जितने भी बिजनेस में ऑपरेशन हो रहे हैं उन सब के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना। यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम क्वालिटी पे ध्यान दें, यहाँ पे हम साइज़ पे भी ध्यान दे रहे हैं, ग्रुप साइज़ पे भी ध्यान दे रहे हैं, साथ में हम वैरायटीज़ पे भी ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं, सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये था स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, की वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल बना देना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में हम देखेंगे कि हम कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट में। अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है विद मिनिमम कॉस्ट तो हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। वर्क स्टडी के अंदर पहला पॉइंट आ जाता है फैटिग स्टडी। इसमें हम ये ध्यान देंगे कि वर्कर्स के जो हम इंटरवल्स दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि हम कितने इंटरवल्स कैसे दे रहे हैं, ड्यूरेशन कितने मिनट के लिए दे रहे हैं, आधे घंटे के लिए दे रहे हैं, 10 मिनट के लिए, कितने टाइम के लिए हम उनको इंटरवल दे रहे हैं, नंबर ऑफ़ इंटरवल्स कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने इंटरवल्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, कितने इंटरवल्स होते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में हम देखेंगे कि हम ऐसा कौन सा बेस्ट मेथड चूज़ करें काम करने का, कौन सा बेस्ट मेथड हम परफॉर्म करने के लिए चूज़ करें जिसमें हमारा मैक्सिमम रिसोर्सेज भी यूज़ हो जाएं, साथ में जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी मिनिमम लगे। अगर कॉस्ट मिनिमम लगेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो हमें मेथड स्टडी में एक बेस्ट मेथड चूज़ करना होता है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हम ये नोट डाउन करेंगे कि एक वर्कर अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, ये हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगर मैंने किसी वर्कर को 100 कपड़े दिए हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर एग्जांपल, तो वो क्या 100 कपड़े 1 आवर में दे रहा है? अगर वो 1 आवर में दे रहा है तो वेल एंड गुड कि हाँ चलो वो टाइम पे कंप्लीट कर रहा है। बट अगर वो 1 आवर से पहले हमें वो कपड़ों की प्रोडक्शन दे रहा है, मतलब वो एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्कर है। तो टाइम स्टडी में हम नोट डाउन करते हैं कि हमारे वर्कर्स जॉब को कितने टाइम में उस गिवन टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। अगला है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में हम ये देखते हैं कि वर्कर्स की मूवमेंट कैसी है,
वो क्या अननेसेसरी मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे वर्कर्स को खुला भी नहीं छोड़ सकते ना कि वो अननेसेसरी बातें कर रहे हैं, अननेसेसरी वॉशरूम्स जा रहे हैं, अननेसेसरी इधर उधर घूम रहे हैं, उससे टाइम वेस्ट होता है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होता। तो हम मोशन स्टडी में ये देखेंगे कि जो वर्कर्स हैं वो उनकी मूवमेंट कैसे है, सिर्फ काम की वजह से मूवमेंट हो रही है कि फालतू की मूवमेंट्स भी हो रही हैं। अगर कोई भी अनप्रोडक्टिविटी है तो हम उसको हटाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में ये बोला गया है कि जो भी अगर कोई एफिशिएंट वर्कर है तो हमें उसे डिफरेंट वेजेस देने चाहिए, अगर कोई इनएफिशिएंट वर्कर है तो हमें उसे डिफरेंट वेजेस देने चाहिए। अगर हम एफिशिएंट वर्कर को वेजेस अच्छे देंगे तो वो ज़्यादा मोटिवेट होगा और अच्छा काम करने के लिए। अगर कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है एम्प्लॉय और वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, वो एफिशिएंट काम कर रहा है, तो अगर हम उसे मोटिवेट करेंगे, उसकी वेजेस अच्छी करेंगे तो वो और ज़्यादा प्रोडक्शन में ध्यान देगा, तो हमारी और अच्छी प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा। अगला पॉइंट है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में ये टेलर ने ये कहा कि जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट है उन दोनों को एक दूसरे के लिए अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। उन्हें एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए।